नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो हमारे खास शो में आप जुड़ सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन सरकार की तरफ से किया गया है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं सरकार ने, वो ग्राफिक्स के जरिए एक नज़र हम उन पर डाल रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया गया है। दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसी के चलते देखिए तीसरी लहर से निपटने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो अब आगे आने वाले समय में जनता के लिए काफ़ी सहायक रहने वाले हैं। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी लगाने की बात कही गई है। दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर उन पर डालते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, सरकार की तरफ से कोशिश यही रही, प्रशासन की तरफ से कोशिश यही रही। टेस्टिंग लैब की संख्या को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोरोना का टेस्ट हो ताकि एक्चुअल जो स्थिति है उसका पता लगाया जा सके। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है। कोविड संक्रमण आकलन के लिए एक सर्वे भी तैयार किया गया है। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं। तो दूसरी लहर को किस तरीके से हराया, क्या कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन पर एक नज़र हम डाल रहे हैं। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना, गांव में देखिए कोरोना ने दस्तक दे दी थी और बहुत बड़ी ये चुनौती सरकार के सामने थी कि गांव में कैसे सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए और उसको लेकर गांव में खास तौर पर एफर्ट्स किए गए सरकार की तरफ से। टीकाकरण अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज़्यादा कोविड बेड की सुविधा रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेड मुहैया हो पाए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है, अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता बढ़ाई गई है ताकि कोई भी कसर स्वास्थ्य सुविधाओं में न रहे। आवश्यक उपकरण, दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती की गई है। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया, तो तमाम उन तबकों का यहां पर सहयोग मिला है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों, आशा वर्कर्स हों, सब ने एक साथ मिलकर दूसरी लहर को हराने में अपनी तरफ से कदम उठाए हैं। 13 मिलियन लोगों की जांच की गई है। 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना की जांच की गई है। कितने लोग कोरोना से अफेक्ट हुए हैं ये पता लगाने की कोशिश की गई है। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें बनाई गई हैं। तो ये कुछ ज़रूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं दूसरी लहर के मद्देनज़र। और अब तीसरी लहर की आशंका, अनुमान चूंकि जताया गया है, उसको लेकर भी इनको एक तैयारी के तौर पर हम देख सकते हैं। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है। मरीजों की जांच के लिए होम आइसोलेशन टीमें बनाई गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सके, कोशिश यही रही और इसी के चलते
जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, उसकी संख्या भी बढ़ाई गई। रोगियों को होम आइसोलेशन किट मुफ्त में दी गई, ताकि अगर लोग होम आइसोलेटेड हैं तो वो अपना ख्याल किस तरीके से रखें, उनके पास किसी तरह के उपकरण की कमी ना रहे, उसको लेकर भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के भी कदम उठाए गए हैं। और हेलो डॉक्टर में हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिनव भारद्वाज जो कि फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिनव आपका। डॉक्टर संजय चुग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिनव, आपका रुख मैं करना चाहूँगी सबसे पहले। देखिए, बहुत सारे नए वेरिएंट आए, डेल्टा, गामा, बीटा, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो नया वेरिएंट है, अभी मैं कुछ देर पहले ही पढ़ रही थी, कोरोना के दो नए वेरिएंट जो हैं म्यू और C.1.2, उनका खतरा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट उसी पर चाहूंगी, जो ये दो नए वेरिएंट निकल कर आए हैं उन पर आपकी टिप्पणी। नमस्ते मैम। देखिए, ऐसा है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके वेरिएंट आएंगे। तो हम देख रहे हैं ये वेरिएंट्स का जब तक कि पूरा डेटा और एनालिसिस नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि वेरिएंट्स आते रहेंगे, इसके बाद और भी आएंगे। इनके बारे में अगर अपन टेंशन करते रहेंगे तो अननेसेसरी टेंशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि बीमारी का हमें पता है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। जैसे अभी ये डेल्टा आया था तो उसमें उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई थी, और फिर पता लगा कि वो अब जो हम देख रहे हैं कि कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं ज्यादातर, जो कि सेकंड वेव में भी हमने देखा डेल्टा में भी कि नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, लेकिन लंग्स पे लीजन हो रहे हैं। तो लंग्स का उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कहीं ज्यादा रहा सेकंड वेव में डेल्टा की वजह से। तो अगले वेरिएंट्स में इनके वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस बीमारी वही है। और क्या है कि उसके बाद में जब बीमारी का वेव शुरू हो जाता है तब उस पर हमारा डेटा इतना एक्यूमुलेट करता है कि पता लगता है कि अच्छा इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अब जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे ज्यादा अभी स्ट्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब तक उसके एडिक्वेट नंबर्स और उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा, उसका डेटा नहीं आएगा, उसके बारे में हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। और उसके लिए ना तो हमें उससे लाइटली लेना है, ना ज्यादा हमें उसके बारे में घबराना है। हमें अपनी प्रिकॉशंस को वही रखना है, जैसे कि जो हम हमेशा कहते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा मिसिंग है। मैं देखता हूँ कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से उस चीज पे हमें फोकस करना है कि जो भी वेरिएंट आ जाए, बेसिक प्रिकॉशन बचने के वही है। मास्क लगाना हमने छोड़ दिया और वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मेन चीज है कि अपने को मास्क सही ढंग से लगाना है, नाक मुंह कवर होना चाहिए। अब सबके जो मैं देख रहा हूँ मास्क नीचे आ गए, तो मैं कहता हूँ भैया इसे उतार ही दीजिए, क्योंकि उस मास्क का कोई फायदा नहीं है। तो अपने को प्रिकॉशंस पर्टिकुलरली वही रखने हैं। मेन है नंबर 1 मास्क, नंबर 2 सोशल डिस्टेंस, नंबर 3 है जो हैंड सैनिटाइजेशन वॉशिंग है। और इसके बाद जो है कि अपने को वेरिएंट में कम ज्यादा नुकसान है वो तो डॉक्टरी की बात है, डॉक्टर जैसा देखेंगे वैसा उससे डील करेंगे। और जैसे ही आपका अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम फिर तीसरी वेव में फंसेंगे। तो उसके बारे में अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते। मैं ये कहता हूं कि अगर हम थर्ड वेव से डरें तो शायद वो वेव कभी ना आए। इसलिए डरना जरूरी है कि वेव ना आए, प्रिकॉशन करना जरूरी है। इससे ज्यादा डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो वेरिएंट आएंगे वो तो आते रहेंगे और उसके बारे में बाद में ही पता लगता है। ठीक है, इन दोनों ही बातों का जवाब मैं डॉक्टर अभिनव से भी ले लेती हूँ। देखिए डॉक्टर अभिनव, पहले ही कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर सता रहा था कि अगर नया वेरिएंट आता है या बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन बिगड़ती है, क्योंकि वेरिएंट्स जितने भी नए आए हैं वो पहले से ज़्यादा खतरनाक निकल कर सामने आ रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में हालांकि रखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो फिर ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता है, कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से डॉक्टर संजय चुग ये बात कह रहे हैं कि लोग भी लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं, अब ये नए वेरिएंट्स और लोगों की लापरवाही, इन दोनों को अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो इस खतरे को आप कितना बड़ा देखते हैं? नहीं मैम, नए वेरिएंट जैसे अभी म्यू वेरिएंट की आपने जो बात की, म्यू वेरिएंट को भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया, जैसे डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था। तो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इनके ऊपर स्टडी शोध अभी सारी स्टडीज होनी बाकी है।
हमको इनसे डरना चाहिए, डरना जरूरी है। आमतौर पे जितने पुराने पेंडेमिक थे उनमें ये कहा गया था कि 2 साल के बाद जितनी भी वेव्स आती हैं वो माइल्डर वेव्स आती है, 3 मेजर वेव्स आती है, उसके बाद माइल्डर वेव्स आती है। तो बेशक माइल्डर वेव आए, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिलैक्स होके बैठ जाना है, डरना जरूरी है जी। तो किसी भी वेरिएंट से, क्योंकि पहले इतनी जल्दी वैक्सीनेशन और दवाइयाँ इंट्रोड्यूस नहीं होती थी, तो इतनी जल्दी 1 साल के अंदर जब हमने दवाइयाँ और वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस की है तो अगले वेरिएंट कैसे आएंगे वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए सर की बात बिल्कुल सही है कि डरना जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डरना ज़रूरी है और यही डर है जो लोगों को कहीं ना कहीं बचाएगा। डॉक्टर संजय चुघ, देखिए आगे आने वाले समय में चैलेंज और ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। सरकार की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में आप अपने घर पर ही मनाएं और टोटल अपने आप को वैक्सीनेटेड करें, तभी ये खतरा कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेकिन ये जो त्योहारी सीज़न है, ऊपर से लोगों की लापरवाही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सेकेंड वेव भी इसलिए आई क्योंकि लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे और कई ऐसे फेस्टिवल आए एवं कई ऐसी रैलियां हुई जिसमें इस चीज को बढ़ावा मिला, क्योंकि कई स्टेट्स में इलेक्शन भी थे। तो इस चीज से हमें सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि अब केरला में जैसे आप देख रहे हैं कि इतने नंबर हो रहे हैं, वो फेस्टिवल की वजह से जो रिलैक्सेशन दिए गए, जो 2 फेस्टिवल एक के बाद आए, उसमें जो रिलैक्सेशन दिए गए, जो कि कई लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया, और उसमें जो इमीडिएट लोगों को जो बीच में 2-3 दिन का भी जो टाइम दिया गया, उसमें इतना ज्यादा एक्सपोजर हुआ है कि आज भी वहां पे एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि 20,000 के ऊपर वहां पे केस हो रहे हैं। तो जी, उसमें मेन जो चीज हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त त्योहारों का जो इफेक्ट है वो हमने केरला में बहुत साफ देखा है, एवं महाराष्ट्र में भी यही कहा गया कि भाई त्योहारों के टाइम में आप सावधान रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी केस कम नहीं हो रहे हैं। तो अब बाकी कंट्री में भी जैसे अब आगे त्योहार आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ये फिर से हम अपने थर्ड वेव को न्योता न दे दें। मतलब ये एक सोच है और इसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है और भीड़ भाड़ से बिल्कुल बचना है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आई है कि आप त्योहार मनाइए लेकिन घर में मनाइए, एक्सपोजर मत करिए, जितना अगर जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिए, भले ही त्योहार हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है डॉक्टर अभिनव। देखिए, लेकिन अभी भी देश के केवल 16% आबादी है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले पाई है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी दिक्कतें भी लोगों को आ रही हैं, कई लोगों में भ्रम भी हैं, और ऐसे में कैसे ये सिचुएशन सुधरेगी, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र अभी बचा हुआ है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं, वैक्सीनेशन से भी घबरा रहे हैं। और जो आंकड़ा दूसरे देशों की तुलना में अगर हम इंडिया का देखते हैं तो वो काफ़ी कम भी नजर आता है वैक्सीनेशन को लेकर। जी, डबल डोज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आज की न्यूज थी सिर्फ 16% और सिंगल डोज वाले ऑलमोस्ट 54% जी। और पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो ये अननेसेसरी जो ये फॉल्स मैसेजेस चलते हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं लोगों को। वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है, जो वैक्सीन मिले ले लेना चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीन बीमारी से ज्यादा सेफ है। और अगर उसमें साइड इफेक्ट का रिस्क है तो वो बहुत ही छोटा है, जो कि मिलियंस में 4 या मिलियंस में 5 है, जिसकी की गिनती भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम बीमारी को देखें तो आप देखिए कितनी ज्यादा इसकी वजह से मौतें हुई हैं, कितनी ज्यादा लोग क्रिपल हुए हैं, कितनी ज्यादा हालत खराब हुई है कि बेड्स नहीं मिल रहे थे। इस टोटलिटी सिचुएशन को अगर हम देखें तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वैक्सीनेशन मस्ट है और उसके साथ साथ अपने को प्रिकॉशंस लेना है। वैक्सीनेशन के बारे में जो भी फॉल्स प्रोपेगेंडा है सब गलत है, उस बारे में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ठीक है, देखिए डॉक्टर संजय चुघ, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज मिस कर दिया, कई लोगों को मिल नहीं पाया। तो ऐसे में ये सुरक्षा चक्र पूरा नहीं हो पाता है अगर आप दोनों डोज नहीं ले पाते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग एक डोज लेने के बाद बेफिक्र होकर घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एक ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इशू है और इसके बारे में नेचुरली एज ए डॉक्टर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो गैप है वो कई बार बढ़ाया भी गया है। और जहां तक मेरी समझ जाती है कि अगर गैप अगर हम उसको बढ़ा देते हैं इवन 4 मंथ्स तक भी, तो भी उसका इफेक्ट नहीं जाता है। सो आई थिंक
जो उस रेंज में है उनको फिर भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर अभिनव से भी इसका कमेंट, इस पर हम कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर अभिनव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैम, इसमें जैसे सर बता रहे हैं कि जो ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है, 3 से 4 महीने कर दी गई है। हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव है। अगर ऑलरेडी 50 to 60% के करीब पॉपुलेशन, 55-56% के करीब पॉपुलेशन है जो सीरो पॉजिटिव है। ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव पेशेंट जो एक बार एक्सपोज हो चुके हैं, अगर वो सिंगल डोज भी ले लेते हैं वैक्सीनेशन की, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। एनीवे हम मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बोथ डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो लोगों से बिल्कुल ये अपील करनी चाहिए कि वो अपनी दोनों डोजेज लें, खत्म करें। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएं, और ताकि हमारा सेफ्टी प्रोफाइल बढ़े। अभी क्रॉस वैक्सीनेशन की या बूस्टर डोज की भी आगे बात हो रही है, तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डोज का ही कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें आगे सेकंड डोज कंप्लीट करनी है, बूस्टर डोज के लिए प्लान करना है। बिल्कुल, तो लड़ाई अभी लंबी है मैम। बिल्कुल। प्रीतम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने पहले भी 2 सवाल किए हैं। प्रीतम की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। हेलो जी। मैंने पहले भी 1-2 सवाल किए थे, तो उसका जवाब मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैंने ये टीके लगवाया था, तो टीका लगवाने के बाद 1.5-2 महीने बाद मुझे हार्ट अटैक हुआ, जबकि पहले मेरे को कोई बीमारी नहीं। तो अब वैक्सीनेशन के बाद क्या दिक्कत आई है आपको? हार्ट अटैक हुआ, जबकि मेरे को कोई भी बीमारी। समझ गया इनका सवाल। ठीक है, डॉक्टर संजय चुग से हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर संजय चुग, आफ्टर वैक्सीनेशन बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कई लोगों को भ्रम भी है, कई लोगों को सच में दिक्कतें भी आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा सवाल प्रीतम जी से ये है कि इनके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तंबाकू सेवन, घी मक्खन सेवन और फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी इनके लिए पॉजिटिव है? आपको ब्लड प्रेशर रहता है प्रीतम जी? कुछ नहीं रहता सर। अच्छा, शुगर? मुझे कोई शुगर नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री है आपकी कोई हार्ट अटैक की? हाँ जी, कोई फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को हुआ है? पहले ब्रदर को हुआ था। ब्रदर को हुआ था। डॉक्टर संजय चुग जी, और घी का सेवन कितना रहता है आपका? हाँ जी, घी खाते हैं? घी मैं बहुत कम खाता हूँ जी। नहीं, पहले जैसे रेगुलर में खाते होंगे। अब शायद, अभी एज कितनी है आपकी सर? मैं फौजी भी रहा, मैं तो अपनी एक्सरसाइज सब कुछ करता हूँ, योगा करता हूँ। आपकी एज कितनी है प्रीतम जी? मेरी एज 65 है। 65 है डॉक्टर संजय चुग। जी जी। और देखिए, ऐसा है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाती है हार्ट अटैक की, ठीक है ना? क्योंकि ये काफी हद तक हमने देखा है, इसका फैमिलियल क्लस्टरिंग होता है कि जो फैमिलीज में अगर किसी को है ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, तो एक उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम घी का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ, जैसे आपने बताया, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड शुगर नहीं है, वैसे ही हमें अपना लिपिड प्रोफाइल भी रेगुलर चेक करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, HDL हो गया। तो अगर ये चीजें एबनॉर्मल हैं, इसका भी कुछ इफेक्ट है। तीसरी चीज है, आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि हम नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उन चीजों का भी इफेक्ट है, क्योंकि जो एनिमल फैट है उसका भी इफेक्ट रहता है इन प्रेसिपिटेटिंग या एग्रेवेटिंग द रिस्क फॉर हार्ट अटैक। चौथी चीज है, जैसे जो मीठा ज्यादा खाते हैं, रेगुलर डायबिटीज ना भी हो, अगर वो रेगुलर ज्यादा मीठा कहते हैं, अब ये जैसे खान पान है, इसका इफेक्ट कुछ होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने का। कोरोना में भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है, और अगर किसी के ब्लॉकेजेस बन रही हैं तो पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा रेगुलर, अगर किसी ने ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट नहीं कराया है, तो उसके अंदर अगर नसों में अगर कोई ब्लॉकेज है 50%, 60%, 70% तक भी उसे एंजाइना नहीं होगा, उसे पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में कईयों में हार्ट अटैक होता है। अब देखिए, कल की न्यूज है, जो ये एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को इतनी एक्सरसाइज करते थे। हम जानकारी आपसे लेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय डॉक्टर संजय उठाया। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या सवाल है आपका? संदीप, अपना सवाल पूछिए आप।
वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या जी? वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्यों नहीं लगवा सकते? वैक्सीन लगवाने के लिए हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको वैक्सीन ना लगवाने से? हेपेटाइटिस बी है जी उनको, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या कोई समस्या है आपको? नहीं जी, कोई समस्या नहीं। तो फिर आप वैक्सीनेशन करवाइए, जरूर करवाइए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय चुग, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा उठाया है। अभी हमने देखा सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 40। बहुत बड़ा सवाल है ये, और लोग इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें नॉर्मल एलर्जी की तरह ले लेते हैं, थकान की तरह ले लेते हैं बहुत सी चीज़ों को। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि हाउ टू रिकग्नाइज। डॉक्टर संजय चुग, हम चाहते हैं हार्ट अटैक पर आप थोड़ा डिटेल जानकारी और दें। जी देखिए, ऐसा है, जो न्यूज के माध्यम से पता लगा कि सिद्धार्थ जी को 3:30 बजे उनको कोई डिस्कम्फर्ट हुआ है, जलन हुआ है, जिसको उन्होंने शायद सोचा कि एसिडिटी है, तो उन्होंने ठंडा पानी पी लिया। वो शायद 2 घंटे के लिए कम हुआ, लेकिन वो बड़े क्रूशियल 2 घंटे थे। और उसके बाद दोबारा उनको जब तकलीफ हुई, उन्होंने फिर से ठंडा पानी पिया, लेकिन उसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। तो देखिए, इसमें क्या है कि सिम्टम जो है जरूरी नहीं है कि बहुत सीवियर हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर छाती के बीचों बीच जबड़े से लेके नाभि तक कहीं आपको ऐसा भारीपन लगे, या आपको जलन लगे, और आपको एसिडिटी अगर नहीं रहती है, और अगर रहती है तो नॉर्मल जो आप दवाइयां लेते हैं एसिडिटी की, उससे अगर वो ठीक नहीं हुई है, तो आपको तुरंत अपना डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। प्रीतम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, प्रीतम जी क्या सवाल है आपका? माफ कीजिएगा, प्रमोद एक दर्शक हैं हमारे साथ। प्रमोद जी क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मैंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं जी। आप मुझे कितने दिनों तक प्रिकॉशन जैसे सैनिटाइजर या मास्क वगैरह लेना है, और कब तक लेना है मैडम? चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, बहुत लोगों को एक बड़ा भ्रम है कि वैक्सीनेशन अगर उन्होंने ले लिया तो उसके बाद फिर वो बेफिक्र हैं, और उसको भी ऐसे जोड़कर देख रहे हैं कि कितने दिन तक मास्क लगाना है, कितने दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। डॉक्टर अभिनव, यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है लोगों की, कि वैक्सीनेशन के बाद अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। नहीं समझते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा, इन्फेक्शन के सीवियर होने से सिर्फ बचा सकता है। बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन सिर्फ इन्फेक्शन की सिवियरिटी से और आपके आईसीयू में आप ना पहुंचे, सिर्फ उससे बचाने के लिए। बीमारी होगी, जरूर होगी। जब आपको उसके सिम्टम्स हैं, जब आप बीमारी फैला भी सकते हो अपने लक्षणों के दौरान, तो खुद को और अगर वायरल लोड अगर आपके पास ज्यादा है, आप किसी बहुत बीमार मरीज ने जिसने बिल्कुल आपके मुंह के पास खाता है, तो आपका जो मर्जी वैक्सीनेशन स्टेटस हो, आप क्रिटिकली इल हो सकते हो अगर आपको हैवी वायरल लोड मिलता है तो। ठीक है डॉक्टर, तो उसके बावजूद भी आप ज्यादा बीमार हो सकते हैं। जी डॉक्टर संजय चुग, हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक के सिम्टम्स पर, कई बार जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि उस पर भी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, जबड़े से लेके नाभि तक अगर कहीं भी भारीपन भी लगता है, दर्द लगता है, या कोई जलन लगती है, तो आपको इमीडिएट अपना उसका चेकअप कराना चाहिए। होता यही है कि रात के अगर टाइम में होता है, जनरली रात को ये चीजें ज्यादा होती हैं, पर्टिकुलरली सर्दियों में, तो आदमी बिस्तर से निकलना नहीं चाहता, घर वाले भी उसको तसल्ली दे के सुला देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि आपके पास कोई डॉक्टर हो जो आपको सही सलाह दे पाए। एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर को कॉल करिए, उनसे वीडियो कंसल्ट करिए। कोई भी डॉक्टर आपको यही कहेगा कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस भेजता हूं, आप तुरंत आके ईसीजी और चेकअप कराइए, क्योंकि अगला जो आपको सिम्टम होगा वो घातक भी हो सकता है। और जो ये शुरू के घंटे होते हैं, ये बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें से आप ये समझ लीजिए कि 30% हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए इस चीज के बारे में अपने को बिल्कुल क्लियर रहना है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है जो आपको पहले नहीं हुए हैं और हुए हैं, तो उसका चेकअप कराना जरूरी है। अगर किसी को एसिडिटी होती रहती है, आप दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन जैसे एसिडिटी नहीं होती है और एसिडिटी हो रही है और आप दवाई ले रहे हैं, आराम नहीं आ रहा है, तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। तुरंत आपको उसका चेकअप में है कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जजमेंट में आपके सारे रिस्क फैक्टर को असेस किया जाता है, आपके सिम्टम को असेस किया जाता है। कई बार इसके साथ में जैसे बाजू को जा सकता है, जी बिल्कुल। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहर सिंह रावत पानीपत से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मेहर सिंह जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है डॉक्टर अभिनव बाजवा से। जी, मेरा हाई बीपी रहता है, मैंने फर्स्ट डोज ले लिया मैडम, क्या सेकंड डोज ले सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? हाई बीपी रहता है।
हार्ट का इशू है? आप बीपी आ ही रहता है। ठीक है, मैं डॉक्टर अभिनव से इसका जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर अभिनव, आप जवाब देंगे? का सवाल रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज? हाँ, आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा सवाल को हम बेहतरी से समझ पाएंगे। इनका सवाल ये है डॉक्टर अभिनव कि इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और वो उनको हार्ट का कुछ इशू है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बीपी हाई रहता है, बीपी हाई रहता है इनका, तो सेकंड डोज ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इस पर इनका सवाल है। कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड डोज लेनी है, जब आप शेड्यूल्ड हैं तब लेनी है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। आपको डोज लेनी है, जल्दी लीजिए। और देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल हो जाता है डॉक्टर अभिनव, जिन लोगों को कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से भागते हैं। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन उनके लिए घातक है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको और ज्यादा नुकसान, और ज्यादा जरूरी है लेना। एग्जैक्टली मैम, हमारे पास मेरे इतने रिलेटिव्स के, दोस्तों के इतने फोन आते हैं कि हमारे फला रिलेटिव हैं, उनको कार्डियक डिजीज है, उनको हार्ट फेलियर है, उनको सीकेडी है, वो वैक्सीन को सहन कर पाएंगे या नहीं, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो वैक्सीन सहन कर पाए या नहीं। सब मिसकंसेप्शन है कि मेरी दादी बहुत ओल्ड एज है, 80-85 है, उनको सीवियर हुआ था, वैक्सीन लगवा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं रहेगी। ये सब मिथ्स हैं। वैक्सीन लेनी है, वैक्सीन इज द मस्ट। ठीक है। गुरुग्राम से शिव शंकर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव शंकर जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी अभी 2 महीना पहले 10 जुलाई को मैंने और मेरी वाइफ ने कोरोना की फर्स्ट वैक्सीन लगवाई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है। उसके बाद जी मेरे को तो थोड़ी बाद में हुआ है खुजली की प्रॉब्लम, लेकिन मेरी वाइफ को उसके दूसरे तीसरे दिन से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और उसके शरीर में मोटे मोटे मतलब जो होते हैं ना वो गोल से, वो भी हो गए, अब बगल में भी हो गए। आप तो सरकारी हॉस्पिटल में दोबारा गए थे दिखाने के लिए, 2-3 बार दिखाया, उन्होंने एक गोली देते हैं, वो कहते इससे आराम हो जाएगा, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक कोई आराम नहीं हुआ है। ठीक है, आपका तो नाम शिव शंकर है तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हम डॉक्टर से भी ले लेते हैं इसका जवाब। देखिए डॉक्टर संजय, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। वैक्सीनेशन के बाद कई सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इन्होंने खुजली की समस्या बताई है। कहीं ना कहीं लगता यही है कि ये एक नॉर्मल इनको इन्फेक्शन है, समस्या है, लेकिन लोग इसको वैक्सीनेशन से जोड़कर देखने लग जाते हैं। 2 महीने से ज्यादा क्या वैक्सीन के बाद कोई असर रह पाता है? ऐसा बहुत अनलाइकली है। देखिए, ऐसा है कि थोड़ी बहुत एलर्जी किसी भी दवाई से हो सकती है, तो उसमें एंटी एलर्जिक दवाई दी जाती है। एक नहीं तो उसमें 3 दवाइयां हैं जो दे सकते हैं। और ज्यादातर कारण क्या होता है कि कारण कहीं और है जी, और हम सोच रहे हैं कि वैक्सीन से है, तो सिर्फ एलर्जी की 3 दवाइयां भी अगर हम ले लें तो भी शायद वो चीज ना कंट्रोल हो पाए, क्योंकि जब तक उसका प्राइमरी सोर्स और कारण ना पता लगे। तो इसके लिए जो है चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, उनको दिखाएं, वो इसकी जो भी टेस्ट होंगे करेंगे। कई बार पेट में कीड़े से हो सकता है, कई बार किसी और एलर्जी की कोई टेंडेंसी हो, किसी और चीज से एलर्जी हो रही हो, जैसे पशु से हो सकता है, किसी और चीज से, कॉस्मेटिक से हो सकता है। तो वो उसका असेसमेंट आपको देख के, आपकी जांच करके और आपसे बात करके वो उसका असेसमेंट करके आपको प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर जरूरत हो ब्लड टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। कई बार सेकेंडरी टू इन्फेक्शन भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है, तो उसके लिए ब्लड काउंट हो, कई बार गले में कोई इन्फेक्शन होता है उसका भी हो सकता है। तो वो चेकअप करके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसी बीच पलवल से जगदीश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने 13 अप्रैल को लगाया था कोविशील्ड का। ठीक है। मेरे किडनी का पेशेंट में ट्रांसप्लांट करना है, क्या मैं अब लगवा सकता हूँ? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? ऐसा है कि मैं जो है किडनी पेशेंट हूँ। आपका ट्रांसप्लांट हुआ है? और मेरे ट्रांसप्लांट हुआ है 24 तारीख को। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर संजय से जवाब ले लेते हैं हम। देखिए, ऐसा है कि आपके लिए एक्चुअली बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप इम्यूनो सप्रेस्ड हैं। इस वक्त आपको दवाइयां दी जा रही हैं ताकि किडनी आपकी रिजेक्ट ना हो, तो इसीलिए आपको जो दवाइयां दी जा रही हैं उससे आपका इस वक्त रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है लेना। और जो आपकी दवाइयां चल रही हैं, जो आपकी इस वक्त कंडीशन है, उसकी बेसिक असेसमेंट आपके जो डॉक्टर जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, आपके जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके बेसिक कंडीशन का असेसमेंट कर लेंगे और कोई जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा आपके लिए जरूरी है
क्योंकि आप इस वक्त इम्यूनोसप्रेस्ड है, आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इस वक्त ज्यादा है। जब हम इन्फेक्शन हो तो उसके लिए उसका वो खतरा भी ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर अभिनव, बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ जाता है, वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई एलर्जी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो पहले भी जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना की वैक्सीनेशन से उसको जोड़कर देखने लग जाते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता कि 2 महीने 3 महीने तक ही असर नहीं रह सकता। अगर 3 से 4 दिन के भीतर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, दैट इज़ नेचुरल, लेकिन बाद में भी लोगों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो फिर वो उसको वैक्सीनेशन से जोड़कर देखते हैं। इस पर आपका क्या कमेंट है? मतलब जो हमारी सामाजिक भ्रांति है, जो वैक्सीनेशन से जो डर है, एक उसका एक हिस्सा है। कई तरह की जैसे खुजली है या जोड़ों में दर्द है, ये और भी कई बीमारियों से हो सकते हैं, किसी और पोस्ट वायरल इलनेस की वजह से हो सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल माइंडसेट बना हुआ है वो ये है कि हाँ 2 महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी और उसकी वजह से हो गया। इसका प्रॉपर सोर्स रहेगा अगर हम प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी सलाह लें। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो एवेलुएट कर सकता है, वो अर्टिकेरिया है, वो स्केबीज है, और कोई फंगल इन्फेक्शन है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो प्रॉपर सलाह लेने की बजाय अगर हम अपनी धारणा बनाएंगे तो इस तरह की ये गलत बातें, गलत धारणाएं बनती, ठीक है, है। इससे बचना चाहिए। झज्जर से भीम सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? मैंने कुछ दवाइयाँ हैं, पेन किलर वगैरह, जिस तरह कोमिफ्लेम है, डिस्प्रिन है, ये दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है, तब क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकता हूँ? कुछ दवाइयाँ इनको रिएक्शन कर जाती हैं डॉक्टर संजय चुग, जिनका नाम भी इन्होंने अभी बताया। जी देखिए, ऐसा है कि जिन्हें एलर्जी का बैकग्राउंड है उनके लिए वैक्सीन से भी एक एलर्जी होने का एक चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक दवाई से एलर्जी है तो दूसरे से भी हो सकती है जी। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आपको पहले जो है प्रॉपर एंटीहिस्टामिनिक कवर दे दिया जाए और एक बार आपका बेसिक टेस्ट कर लिया जाए कि आपका जो है बॉडी का आईजी लेवल वगैरह कितना है, और आपके फिजिशियन उसके बाद आपको क्लियरेंस दे सकते हैं तो आप लगवा सकते हैं। आपके केस में थोड़ा सा भले ही वो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक जिसमें कि एलर्जी नहीं है उसके कंपैरिजन में जिनको एलर्जी है उन्हें एक छोटा सा चांस रहता है 1-2-3% का कि उनमें भी एलर्जिक कोई रिएक्शन हो। तो उसके लिए आप प्रिकॉशन लेके और अपनी डॉक्टरी सलाह जो आपको देखते हैं वो आपके बेसिक टेस्ट कर लें, उसके बाद वो कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए डॉक्टर अभिनव, एक बहुत बड़ा सवाल अभी इन दिनों लोगों के जहन में चल रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद उनको टीबी की समस्या हुई है और कहीं ना कहीं केसेस बढ़े भी हैं। तो अगर हम कोविड-19 को टीबी से जोड़कर देखते हैं तो इस कनेक्शन पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। क्या कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, क्या बाद में पोस्ट कोविड ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि टीबी में तब्दील हो जाती हैं? इसका हम जैसे इस चीज को समझ सकते हैं। टीबी का बॉडी, हम लोग सब बहुत सारे लोग उनमें से टीबी से एक्सपोज्ड है, लेकिन वो टीबी हमारे फेफड़े में एक जगह छुप के बैठा रहता है। कई बार जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो रीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसी तरीके से जो कोविड या कोविड के बाद कुछ लोग प्रोलोंग स्टीरॉयड पे रहे थे, जैसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हमें जॉइंट पेन और कंटिन्यूस फीवर देखने को मिला था, तो हमने उन्हें 15-20 दिन तक स्टीरॉयड के कवर दिए थे। तो उन लोगों में अगर वो टीबी से दोबारा एक्सपोज होते हैं या उनकी रीएक्टिवेशन होती है तो टीबी जैसी चीज दोबारा हो सकती है। लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी कहा है कि अगर जैसे कोविड में जिस तरीके से लोग मास्क का यूज कर रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज कर रहे हैं, ऐसे करते रहे तो अगले 5-6 साल में टीबी बहुत ज्यादा कम हो सकती है। तो इसके दोनों फैक्टर हैं। मास्क लगाने से हम टीबी से भी बचेंगे, बिल्कुल सेम प्रिकॉशन है, टीबी से बचने की और कोविड से बचने की बिल्कुल सेम प्रिकॉशन है। ठीक है। इसी बीच फरीदाबाद से ओमपाल सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगी डॉक्टर अभिनव आपके पास। ओमपाल सिंह जी से हम सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है ओमपाल सिंह जी आपका, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरा एक ही सवाल है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और फिर आप सवाल कीजिए। पूछिए। हेलो जी मैम, मेरा ये सवाल है कि क्या दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी
खांसी जुकाम बुखार हो सकता है? देखिए, ये माइल्ड सिम्टम्स आप में आ सकते हैं, लगातार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुछ चीज़ें आती हैं, बुखार भी आ सकता है, आपको कोई और दिक्कत भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं उसका वैक्सीन की इफेक्टिवनेस से ही उसको रिलेट करके हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय चुग, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल अभी जो कि मैंने डॉक्टर अभिनव से भी किया, अगर हम कोरोना और टीबी को इस तरीके से जोड़कर देखते हैं तो क्या जिन लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण होते हैं उन्हीं में ये समस्या आ सकती है, या फिर जिनको माइल्ड कोरोना होता है वो भी टीबी का शिकार हो सकते हैं? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। और जो टीबी होने के जो चांसेस हैं, तो जैसे डॉक्टर अभिनव ने भी बताया कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम थे और फिर भी उसको स्टेरॉयड अगर 20 दिन दिए गए हैं तो वो इम्यूनोसप्रेस इतना हो सकता है कि उसमें वो फ्लेयर अप हो जाए। तो इसलिए वो सिवियरिटी के साथ मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट लिंक है, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा सिवियर इन्वॉल्वमेंट जिनमें हुआ है उनमें नेचुरली स्टेरॉयड ज़्यादा लंबा टाइम तक चला है, उनके हाइपोक्सिया ज़्यादा रहा है, और उनके जो है नेचुरली बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम है। और इसके साथ बहुत कॉमन एसोसिएशन हमने देखा है कि सीरम प्रोटीन वगैरह भी कम हो जाता है, इसलिए सप्लीमेंट देने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जितनी लंबी बीमारी होती है आदमी नॉर्मल खाना खा नहीं पाता, उसके प्रोटीन इंटेक वगैरह सब कम होने की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है। तो ब्लड में प्रोटीन कम होता है तो इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जैसे ही जितना प्रोलॉन्ग बीमारी होती है, जितना वो होम रेस्ट्रिक्शन पे रहता है, इसके साथ साथ क्या टेस्ट के स्मेल के एबरेशंस होते हैं इस बीमारी में, जिस वजह से वो कई चीजें खाना छोड़ देता है, नॉर्मल उसकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है। इतने सारे फैक्टर्स के साथ में उसके जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनमें भी कमी होती है। तो जितने ज्यादा प्रोलॉन्ग इलनेस वाले हैं, जितने ज्यादा सिवियरिटी वाले हैं, उनमें इन चीजों के नेचुरली चांसेस ज्यादा हैं, एवं देयरफॉर ट्यूबरक्लोसिस उनमें होने के चांसेस या कोई भी इस तरह की सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें जो माइल्ड है उसके मुकाबले थोड़े ज्यादा जरूर है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अभिनव। देखिए, इम्यूनिटी पर जोर दिया जा रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को भी हम इम्यूनिटी से जोड़कर देखते हैं, एंटीबॉडीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम इम्यूनिटी का एक मार्कर एंटीबॉडीज को नहीं मान सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि केवल आपके इम्यूनिटी का मार्कर आपके एंटीबॉडीज ही नहीं हो सकते। अब चूंकि नए वेरिएंट्स के साथ नए खतरे दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोग किस तरीके से इस खतरे से बचें, कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें? इसी बीच सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं हम, उसके बाद मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगी। हेलो जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मेरा आंख में दिक्कत है जी, सांस में दिक्कत है जी। मेरा आंख में दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, वैक्सीन लगवाऊंगी या नहीं लगवाऊंगी, मैं ये पूछ रहा था जी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर लगवाएं वैक्सीनेशन। देखिए, हम लगातार यही बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई बड़ी परेशानी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है वैक्सीन ना लगवाना। डॉक्टर संजय से मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ एक बार। देखिए, थैंक यू सोनल जी। मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर इन्हें हार्ट और लंग्स की बीमारी है तो इन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उसको मैं थोड़ा सा क्वालिफाई यूँ करूँगा कि अगर इनको सिम्टम है इस वक्त कि सांस फूल रही है, तो ये थोड़ा सा इनको डॉक्टरी परामर्श भी करनी चाहिए कि ये सांस क्यों फूल रही है, हार्ट फेलियर में तो नहीं है। अगर है तो उनका बेसिक ट्रीटमेंट भी इनको मिल जाए, जिसके लिए 2-4 दिन 5 दिन अगर डिले भी होता है वैक्सीन में, तो वो चीज भी साथ साथ ट्रीट हो जाए और वैक्सीन की तरफ भी बढ़े। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा। अगर इस वक्त इनको सिम्टम कोई है जैसे कि सांस फूलना, जैसे ये बता रहे हैं, तो फिर उसको भी अपने अटेंड कर लें और उसके जैसे ही वो सिम्टम में रिलीफ हो जाए, थोड़े स्टेबल हो जाए, तो फिर वो आगे उसको लगवा लें वैक्सीन। ठीक है। हिसार से वेद प्रकाश एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आज? जी, मैं देख रहा हूँ कि जैसे बच्चे कोविड एरा के अंदर घर में बैठे पढ़ते हैं, ऑनलाइन से स्टडी कर रहे हैं, और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो नॉर्मली घर पे ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है। तो उसको किस तरह की कोई कार्डियोलॉजिस्ट जैसे बैठे हैं डॉक्टर साहब, वो बताएंगे कि क्या कोई इस तरह का होता है कि अंदर बैठे बैठे बच्चों में एक्सरसाइज नहीं हो पाती, ना ही वो बाहर निकल पाते, धूप में निकल पाते, इस डर से कि कोविड का उसके उनके पर इफेक्ट ना हो जाए।
देखिए तो बहुत क्या अच्छा, इस तरह की बहुत कोई अच्छा आपका suggestive सवाल आप है। बताएंगे मेरे को डॉक्टर साहब की बिल्कुल। कोई एक्सरसाइज बच्चों के बारे में? मैं इस पर डिटेल में जानकारी ले लेती हूँ डॉक्टर संजय चुग से। देखिए डॉक्टर संजय चुग, लगातार यही बात कही जा रही थी कि तीसरी लहर का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बच्चों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई बहुत पुख्ता स्टडी सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी जो केसेस बच्चों में बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो कहीं ना कहीं जरूर इशारा कर रहे हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं इस पर इस आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा विक्टिम जो है वो बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो इनका सवाल है कि घर बैठे हैं बच्चे, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, धूप में नहीं निकल पाते, तो उसका भी कहीं ना कहीं शरीर पर कोई प्रभाव कोरोना से रिलेटेड पड़ सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दो बातें समझनी जरूरी है कि बच्चों को बचाना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं करें, क्योंकि देखिए इस वक्त जैसे नंबर्स कम है, अगर हम प्रिकॉशन लेके और धूप में निकलते हैं, हम लोग तो काम पे जा ही रहे, तो अगर अभी जैसे लॉकडाउन वाले हालात नहीं है और इस वक्त नंबर्स भी डाउन है, एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली हरियाणा में या मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, तो इनको प्रिकॉशंस के साथ मास्क लेके धूप में जरूर जा सकते हैं ये, और ऐसे टाइम में जाएं और ऐसी जगह में जाएं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो जी। अगर आप अपने घर का खिड़की खोल के बैठे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क लगा लीजिए। अगर आपको सेफ्टी के लिए जैसे हम बता रहे हैं तो वो मास्क लगा लीजिए। तो बच्चों में मास्क भी लगा सकते हैं, वो बाहर टहल भी सकते हैं। मैं तो बच्चों को बाहर खेलता हुआ भी देखता हूँ। मुझे लगता है कि देखिए भीड़ भाड़ अवॉइड करना जरूरी है, लेकिन कोई अगर आप इतने क्राउडेड एरिया में अगर आप नहीं जाते हैं और आप वैसे ही टहलते हैं, धूप में जाते हैं, बच्चा दौड़ता है, तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आता। दूसरी चीज है कि बाबा रामदेव भी कुछ यही सलाह देते हैं कि बच्चों में भी कुछ थोड़े बहुत वो योग व्यायाम भी करवाते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज आप सिंपल स्ट्रेचिंग वाले घर में कर सकते हैं, विद प्रिकॉशन वो चीजें भी की जा सकती हैं। और थर्ड थिंग कि इस वक्त लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं है कि घर के अंदर ही पूरा रिस्ट्रिक्टेड रहना है जी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जरूरी ना हो तो बाहर किसी भीड़ भाड़ जगह में या किसी पब्लिक प्लेस में, ऐसी जगह में आप ना जाए, बाजार में ना जाए जी। लेकिन आपके हर एक के घर के बाहर कुछ स्पेस होता है या ऐसा कोई टाइम होता है जब भीड़ भाड़ नहीं है, क्राउड नहीं है, तो वहां पे आप उसको जरूर अलाउ करिए सुपरविजन के साथ, ताकि आप उस पर नजर रख सकें कि वो भीड़ भाड़ या दूसरा ज्यादा इंटरेक्शन ना करें। और दूसरी चीज है कि देखा गया है कि बच्चों में जितना भी अपने अभी सोच रहे हैं, डर रहे हैं, ये डरना अच्छा है, क्योंकि डरेंगे तो चीज से हम बचे रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि बच्चों में कभी भी ज्यादा सीवियर जनरली नहीं होता है। उनमें जो एक समस्या वो पाई गई थी वो थी पोस्ट कोविड, जो उनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह पाया गया था, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स रही है कई बच्चों में, लेकिन उसका इंसिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है। लेकिन उनमें कब बच्चों में एक्सपोजर होता है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम होते पता नहीं लगता, तो उनमें कई बार जो है पोस्ट कोविड में वो सिम्टम ज्यादा देखे जाते हैं। उनका एक्सपोजर जो है वो घर में जो विजिट कर रहे हैं उनसे भी उतना ही है जितना कि बाहर है। इनफैक्ट घर में जो विजिट कर रहे हैं उनसे ज्यादा इसलिए क्योंकि घर में अक्सर मास्क लगा के नहीं बैठते, तो घर में कोई विजिटर आया तो जरूर मास्क लगाएं, ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। घर में कोई विजिटर आए तो आप 6 फीट डिस्टेंस रखिए, ये बहुत जरूरी है। तो बेसिक प्रिकॉशंस को अगर अपन मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल घर में बनने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर संजय। देखिए डॉक्टर अभिनव से भी इस पर हम कमेंट ले लेते हैं। देखिए डॉक्टर अभिनव, मैंने आपसे पहले सवाल इम्यूनिटी को लेकर किया, लेकिन अब बच्चों का जिक्र चूंकि चल रहा है, बच्चों को अब पढ़ाना भी है और बच्चों को बचाना भी है। कुछ राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे। अब लोगों को मैदान में उतरना भी है, बाहर निकलना भी है, लेकिन साथ ही साथ खुद को सुरक्षित भी रखना है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना है। आप इसको लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? और इससे पहले एक दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। सूरज भान जी, क्या सवाल है आपका? बहुत जल्दी से। नमस्कार जी, ये डॉक्टर से सलाह लेने जी, टांग में बहुत दर्द रहता है जी। चलिए, टांग में दर्द पर हम फिर से किसी दिन बात करेंगे डॉक्टर से। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभिनव से मैं सवाल ले लेती हूँ। डॉक्टर अभिनव, आप इसका जवाब दीजिए। मैम इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो हमारा जो इम्यूनिटी पे हमने बात की थी, पहली बात तो ये समझ लें कि इम्यूनिटी को हम किसी तरीके से नाप नहीं सकते, कि कोई भी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते इसकी इम्यूनिटी अच्छी है इसकी नहीं। इसको हेट्रोजीनियस बोला गया है। हर इंसान की इम्यूनिटी अलग है और हर बीमारी के लिए भी अलग है जी। कि हर इंसान हर बीमारी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हम इसे बेहतर बनाने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने के सिर्फ दो तरीके हैं, अच्छी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। तो हम अच्छी जो पौष्टिक आहार ले, हरी पत्तेदार सब्जियां ले, फ्रूट्स ले, स्प्राउट्स ले, विटामिन सी अच्छी मात्रा में ले, और दूसरा पार्ट है कि हम एक्सरसाइज करें। फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज, लिमिटेड कंट्रोल एक्सरसाइज जरूर हो। जो
सर ने पहले सवाल पूछा था कि बच्चे आजकल सिर्फ घर में रहते हैं, तो इंक्रीज स्क्रीन टाइम, जो फोन और लैपटॉप के आगे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और जो लेस फिजिकल एक्टिविटी है, ये दोनों चीजें चाइल्डहुड ओबेसिटी को बढ़ावा दे रही है। लॉकडाउन में ये चीज और भी बढ़ी। इससे पहले भी बहुत हॉट टॉपिक था चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में, which will lead to hypertension and diabetes in young people, which will lead to heart disease and stroke in relatively at younger age. So we have to pin it at the beginning only. तो हमको इसको चाइल्डहुड ओबेसिटी को बहुत सीरियसली डील करना चाहिए। तो इसी बीच करनाल से एक दर्शक हमारे साथ बलवंत जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं एक बार। बलवंत जी, क्या सवाल है आपका, जल्दी से पूछिए। जी, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मैंने दोनों डोज लगवा ली वैक्सीन की, कोविशील्ड की, और मेरे पैरों के अंदर है वो मतलब खुजली टाइप में, या धब्बे से हो गए काले काले पैरों के नीचे। वैक्सीनेशन से आपको कोई एलर्जी हुई है या कितना समय हो गया आपको वैक्सीन लगवाए? मैंने 21 जुलाई को लगवाया था जी, लास्ट सेकंड डोज जी। तो उसके कितने दिन बाद ये समस्या आई है? ये कोई हफ्ते के बाद में समस्या है जी, पैरों पर मतलब काले धब्बे से हो गए सभी जगह। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था भैया कोई समस्या आपको नहीं है? कोई स्किन इशू है? देखिए, आप स्किन के डॉक्टर से आप जरूर इसके लिए संपर्क करें। आप इसको वैक्सीनेशन से जोड़कर मत देखें, क्योंकि ये स्किन का इशू है आपका। अगर इतना लंबा चल रहा है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए डॉक्टर अभिनव, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बहुत कम समय है, जल्दी से आप इसको सम अप करिए। यही कह रहा था कि वी नीड टू एड्रेस दिस इश्यू ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। और अभी पिछले 1-2 साल से जो बच्चे घर में हैं, उनका एक्सरसाइज का, बाहर निकलने का, बाहर गलियों में साइकिल चलाने का सारे शेड्यूल्स रुक गए हैं। तो पहले तो जैसे ही हमें हिदायतें मिलती हैं उसके हिसाब से हम इनको रिलैक्सेशन दें और बच्चों को बाहर खेलने दें, दोस्तों से मिलने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और दूसरा ये कि घर में एक्सरसाइज जरूर करें, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, 5 टाइम्स अ वीक जरूर होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय चुग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों डॉक्टर्स लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है ही है, साथ ही आपकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लगातार करनी है, तभी आप तीसरी लहर से बच पाएंगे, कोरोना के खतरे से बच पाएंगे। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।